होते हैं ना टोटल इनकम निकालने वाला या बैलेंस शीट वाला, इसके अंदर कहीं पे भी लाइन आइटम में कहीं किसी स्टेप पे भी गलती हो गई ना तो पूरा नीचे तक रिफ्लेक्ट हो। जितने भी स्टूडेंट्स सितंबर 2024 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए कॉमर्स इनकी तरफ से एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट ये है कि आपको वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपनी इनकम टैक्स और जीएसटी की सर्टिफिकेट कॉपी आपके सामने शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको कि मैंने आंसर्स कैसे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बस थोड़ा सा ब्रीफ अप दे दूंगा कि आईसीए ने कैसे मार्किंग की है और आपके लिए क्या सजेशन है, क्या लर्निंग है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये जो आंसर शीट है आप ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने मार्क्स बता देता हूँ। मेरे इनकम टैक्स के अंदर डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स है 28 और एमसीक्यू के अंदर मार्क्स है 13। टोटल मिला के 41 मेरे को इनकम टैक्स के अंदर मिले हैं। और जीएसटी के अंदर मेरे डिस्क्रिप्टिव के अंदर 14 मार्क्स है और एमसीक्यू के अंदर है 13 मार्क्स। टोटल मिला के 27। तो इनकम टैक्स और जीएसटी टोटल मिला के मेरे को 68 मार्क्स मिले। मेरे को इसके अंदर कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। 68 मार्क्स इस बार कैसे आए, थोड़ा पेपर इसलिए ईजी था इसलिए थोड़े 68 मार्क्स आ गए, वरना थोड़ा मार्जिन रखे हम 8 to 7 मार्क्स का रखते तो मेरे 57-58 के करीब आता है अगर थोड़ा पेपर मुश्किल हो जाता। वैसे मेरे को रिलेटिवली ईजी लगा इसलिए मेरे मार्क्स थोड़े ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर बड़ा था। जैसे मैंने अकाउंट्स की सर्टिफिकेट कॉपी में आपको बताया था वीडियो के अंदर, जिसने नहीं देखी वो मैं लिंक दे दूंगा, वो देख लिया कि सबसे पहले जो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन होते हैं या सबसे बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको हमेशा लास्ट में रहिए। पहले छोटे वाले क्वेश्चन को टारगेट करके उसे पहले अचीव करके उसे खत्म कीजिए, फिर बड़े क्वेश्चन पे आए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना टोटल इनकम निकालने वाला या बैलेंस शीट वाला, इसके अंदर कहीं पे भी लाइन आइटम में कहीं किसी स्टेप पे भी गलती हो गई ना तो पूरा नीचे तक रिफ्लेक्ट गलती दिखेगी। इसलिए उनको लास्ट में आराम से कीजिए जब आपका सारा पेपर हो जाए, जितना मतलब इनकम टैक्स का पार्ट पूरा हो जाए फिर उसके बाद कीजिए उसको। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ये मैंने रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बीच में टोटल इनकम निकालनी थी। तो सबसे पहले मैंने रेजिडेंट के लिए निकाली, फिर मैंने ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए निकाली। फिर पूरा निकाला था मैंने, टोटल इनकम निकाली। इसको आप एक ही टेबल के अंदर भी कर सकते हैं और चाहे तो जैसे मैंने किया है कि अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टेबल में करोगे तो टाइम थोड़ा सेव होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ना डिडक्शन देना भूल गया था, तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप टोटल इनकम निकाल रहे हो तो डिडक्शन जरूर दे, चाहे आपका क्वेश्चन छोटा ही, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ही क्यों ना हो। हमेशा हम क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान रखते हैं कि डिडक्शन देना है, डिडक्शन देना है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में भी टोटल इनकम निकालने पे आ सकता है और उस पर भी आपको डिडक्शन देना जरूरी है। पे आते हैं 2B के अंदर, ये टीडीएस और टीसीएस का क्वेश्चन था। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 के अंदर जो टीडीएस वाला था वो शायद से पॉइंट गलत हो गया मेरा। पार्ट 2 जो था वो सेक्शन 206C1F, एफ मतलब फरारी, फरारी मतलब कार, तो टीसीएस ऑन कार पे था ये क्वेश्चन। तो उस पर जितनी भी 10 लाख या 10 लाख से ऊपर जितनी भी गाड़ी होती है उस पर टीसीएस @1% पे लगना था। तो मैंने लिखा कि 4 लाख पे नहीं लगेगा, 12 लाख पे लिखेगा, क्योंकि जो लिमिट है वो इंडिविजुअल कार के लिए है, एग्रीगेट कार के लिए नहीं है। तो 4 लाख पे टीसीएस नहीं लगा, 12 लाख पे टीसीएस लगा, @1% 12,000। तो ये क्वेश्चन पूरा मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का मेरे को नहीं मिला कोई मार्क्स, पार्ट 2 का मिला 2.5 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मेरे को 8.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 10। और क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ओमिट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे जो था कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ का क्वेश्चन था। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना होता है कि जो इनकम होती है ना, आप पहले वो लिख लो और इनकम के नीचे 1-2 लाइन का गैप छोड़ दो ताकि आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के एडजस्टमेंट कर सको। तो ये ऐसे ही मैंने किया, इनकम पहले लिखी, फिर उसके बाद 2-3 लाइन का गैप छोड़ दिया ताकि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के जितने भी लेस ऐड करना है वो उसके लिए जगह बच जाए। मैंने क्या लेस किया, उसका क्यों रीज़न लेस किया, उसके नोट मैंने यहाँ पे दे दिया और नेक्स्ट नोट यहाँ पे आगे मैंने लिख दिए नोट्स कि मैंने इसका क्यों लेस किया, क्यों डिडक्शन यहाँ से ली, क्यों सेट ऑफ किया इसको, तो इसकी रीजनिंग मैंने यहाँ पे लिखी। तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है 4A। इसमें मेरे को मिले हैं 4A के अंदर 5 मार्क्स आउट ऑफ 6। तो 1 मार्क मेरा शायद से एक नोट मैंने नहीं लिखा तो उसका पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4B आते हैं। तो बी के अंदर वो निकाला था रिटर्न ऑफ इनकम का, मतलब फाइल कर सकता है कि नहीं रिटर्न ऑफ इनकम, वो एलिजिबिलिटी देखनी थी। तो इसका मैंने सारा देखा, तो उसके अंदर मेरे को 4B के अंदर 3 मार्क्स मिले आउट ऑफ 4 मार्क्स। तो 1 मार्क्स यहाँ पे भी कट हुए हैं, शायद से ये 3rd पॉइंट गलत था। तो सबसे पहले जो लर्निंग है आपके लिए ये है कि हम फोकस करते हैं पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स पे। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप जितने भी छोटे चैप्टर है ना, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 एग्रीकल्चर वाला हो गया, या हेड के अंदर इन हाउस प्रॉपर्टी हो गया, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, इनको पहले मास्टर कीजिए, इनके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, इनके कॉन्सेप्ट लर्निंग सब कंप्लीट कीजिए।
फिर पीजीपीपी उस पर कैपिटल गेन, इन पर टीडीएस, इन पर चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप पूरा चाहे जितना भी टाइम लगा रहे पूरा 100% इसे आप कवर नहीं कर सके। इसलिए क्या होता है ना, हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और फिर हमारे पास ना लास्ट में ही टाइम बाकी छोटे मोटे चैप्टर्स करने का टाइम बचता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ पहले ये जो छोटे चैप्टर्स हैं इनको अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आप बाकी का आगे देखें। तो ये मेरा इनकम टैक्स का क्वेश्चन नंबर 4 बी कंप्लीट हो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो कि था टोटल इनकम के अंदर। टोटल इनकम का पूरा क्वेश्चन जो था इस बार जो था पुराने मेथड से था, मतलब ओल्ड रिजीम के हिसाब से निकाला था। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं अपने पीजीपीपी का हम निकालते हैं, जैसे बुक के अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर जैसे निकाला होता है वैसे ही मैंने निकाला। जितने भी आइटम्स थी जो कि ऐड करनी थी वो ऐड किया मैंने, और जितनी भी माइनस करनी थी वो माइनस किया मैंने। उसके बाद पूरा करके मैंने पीजीपीपी निकाला। अच्छा, जो जितने भी नोट्स थे ना, इसका रीजनिंग थी कि मैंने क्यों ऐड किए क्यों माइनस किए, मैंने इधर ही लिख दिया, आगे कहीं नोट नंबर नहीं बनाया, ताकि मेरे लिए भी कन्वीनियंस है और एग्जामिनर के लिए भी चेक करने के लिए आसानी रहे। इसलिए मैंने सारे नोट्स इधर ही बना दिए। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कि इधर ही जितना टेबल के अंदर ही नोट्स बना दीजिए। फिर मैंने लेस किया आइटम्स को, डेप्रीसिएशन एक्ट का लगा, बुक्स का हटाया और एक्ट का लगाया डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन भी मैंने इधर ही कर दी क्योंकि छोटा था। हाँ, डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन अगर थोड़ी ज़्यादा होती तो मैं अलग से करता हूँ उसको, नहीं इधर छोटी सी थी डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन तो मैंने इधर ही कर दी। पीजीपीपी निकाल दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे ना सैलरी का थोड़ा सा मेरे को ऑल्टरनेट व्यू लग रहा था, तो उसका भी मैंने नोट नंबर यहाँ पे लिख दिया कि आगे जाके देख सकते हैं कि नोट मैंने यहाँ पे सैलरी का जो थी एडजस्टमेंट क्यों नहीं की, उसका नोट मैंने इधर डाल दिया था। फिर आते हैं अपना हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी की भी सारे नोट्स इधर ही कर दिए, सारी कैलकुलेशन इधर ही कर दी मैंने। फिर आते हैं अपना कैपिटल गेन के अंदर मैंने निकाला, फिर डिविडेंड निकाला और अपना अदर सोर्सेज के अंदर जितने भी थी वो इनकम निकाल के फिर मैंने ना सारे इधर ही एक पेज के अंदर, नए पेज के अंदर टोटल इनकम की जितने भी हेड से निकल रही थी सारी इनकम मैंने इधर यहाँ लिखी। यहाँ देख रहे हो मैंने पेंसिल से मार्किंग किए रखी है, पेंसिल से, क्योंकि सबसे पहले ना मैं पेंसिल से लिख लेता हूँ फिगर्स को, फिर मैं पेन से लिखता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए एक बार कि अगर कोई गलती ना हो बस, इसलिए मैं थोड़ा पेंसिल से लिखता हूँ, फिर उसे इरेज करके मैं पेन से कर देता हूँ। इधर मैंने इरेज करना रह गया था, पेंसिल से ही रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैंने डिडक्शन दे दी, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, फिर मैंने डिडक्शन दे दी। डिडक्शन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बताया कि डिडक्शन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अपने टोटल इनकम निकालो तो डिडक्शन जरूर दे, ये डिडक्शन देना भूल ना जाए। और डिडक्शन का क्या क्यों दे रहे हैं उसका भी मैंने साइड में ऐसा ब्रैकेट करके लिख दिया, रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह। अच्छा, ये 80 की शर्त से ये गलत था इसलिए इन्होंने क्रॉस लगाया। फिर मैंने टैक्स कैलकुलेशन की। अच्छा, देख सकते हैं सबसे पहले मैंने सारे जितनी भी पूरी इनकम थी ना, टोटल इनकम 11,92,500 पूरा जितनी भी इनकम थी उस पर पूरा टैक्स निकाल रहा था स्लैब रेट के हिसाब से, जो कि गलत था। मेरे को बाद में याद आया कि उसका कैपिटल गेन के अंदर एलटीसी का जो टैक्स है वो अलग से निकलेगा, जो स्पेशल इनकम है उसका टैक्स अलग से निकलेगा। तो मैंने जो बाकी की इनकम थी वो पहले हटा दी, स्लैब रेट वाली जितनी भी इनकम थी उसको स्लैब रेट से टैक्स कर दिया, और जितनी भी स्पेशल इनकम थी उसका स्पेशल रेट लगा के टैक्स कर दिया। फिर आखिर में मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% टीडीएस डिडक्ट करना भी कई बार भूल जाते हैं हम, इसलिए टीडीएस टीसीएस भी डिडक्ट करना ना भूले। फिर उसके बाद नेट टैक्स पेबल निकाल दिया मैंने। ऊपर से ये मेरा गलत था शेयर से जो डिडक्शन, इसकी वजह से मेरा ये फाइनल आंसर भी गलत हुआ, तो इसके लिए भी इसमें वजह से क्रॉस करा। तो मेरे को टोटल मार्क्स मिले हैं इसके अंदर 11.5 समथिंग मिला मेरे को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मेरे को 11.5 मिले आउट ऑफ 15 मार्क्स। तो आपको भी मतलब अगर आप थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है टोटल इनकम का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोविजन बना के चले कि आपके 1 से 4-5 मार्क्स तक भी आपके कर सकते हैं टोटल इनकम पे क्वेश्चन भी। तो ये हो गया इनकम टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स कंप्लीट हो गया। तो मैंने फिर लास्ट में जो थी सैलरी के बारे में मेरे को जो भी लगा, क्योंकि ना स्टडी मटेरियल में ये दे रखा था कि जो सैलरी थी वो अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर थी। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सैलरी का अकाउंट नहीं कर रखी थी, अगर ये अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर हुआ तो इस पर हाइयर रेट लगेगा। तो ये सब मैंने लिख दिया ऐसे, जो कि स्टडी मटेरियल में मैंने ये शायद से देखा था, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर सैलरी का था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। तो कोई भी आपको ऑल्टरनेटिव आंसर लगता है या कोई भी नोट देना वो ज़रूर दे, कहीं भी किसी भी चीज़ को ना अधूरा ना छोड़े।
जितना भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को यहाँ नोट देना जरूरी है, तो आप नोट जरूर। फिर आता है जीएसटी पे। जीएसटी बहुत मैंने इजी सा ही था। क्वेश्चन नंबर 1 था बेस ऑफ सप्लाई पे पूरा क्वेश्चन था, ये मैंने लिख दिया। पूरा फाइनल आंसर में शायद से गलत हो गया, आप देख लेना, मैं ये दे दूंगा आंसर ही। फिर आखिर में जाकर मैंने पूरा आईटीसी लिखा। अच्छा ये देखो, जो फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं ना, तो कई बार अगर हमारा ऊपर स्टेप 1 में कुछ गलती होती है, तो हमारा फाइनल आंसर में जितना भी नेट पेएबल या नेक्स्ट जीएसटी पेबल या नेट इनकम टैक्स पेबल में हम निकालते हैं ना, तो कई बार वो भी गलत हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना जो जीएसटी पेबल है या जो अपना नेट इनकम टैक्स पेबल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, उसको आप चाहे बाद में भी निकाल सकते हैं। पहले आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर टैक्स पेबल बाद में निकालिए, तो जब आपका पूरा पेपर ओवर हो जाए। इस पे टाइम अगर आप वेस्ट करोगे ना, तो शायद से ये तो हो सकता है गलत हो, मतलब ऊपर आपने स्टेप में कहीं गलती की हो तो ये भी गलत होगा ही होगा। इसलिए इस पर आप टाइम वेस्ट ना करें, पहले आप पूरा क्वेश्चन कीजिए, तो पूरा पेपर खत्म हो जाए, फिर उसके बाद टाइम बचे तो नेट जीएसटी पेबल या नेट इनकम टैक्स पेबल भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद लिखिए। तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 10। फिर ये शायद से तो मेरा गलत ही था, मेरे को लग रहा था गलत था, लेकिन फिर भी मैंने अटैम्प्ट किया, तो अटैम्प्ट करने में मेरे को इसके अंदर मिले हैं 1.5 मार्क्स, जो भी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 किया मैंने, ये भी आईटीसी पे था, जो एलिजिबल है ये नहीं है, उस पर टोटल निकालना था। उसके बाद अपना क्वेश्चन 6 भी आते हैं, थ्योरी टाइप क्वेश्चन आते हैं। जीएसटी के अंदर जितने भी आप वो कर सकते हो ना, जैसे मैं बताऊँ जीएसटी करने रहते हैं, हर एक चैप्टर के पीछे ना जीएसटी के अंदर चार्ट्स बने होते हैं, और वो चार्ट्स ना बहुत सही होते हैं। जैसे कि मैं प्लेस ऑफ सप्लाई का बताता हूँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई का, ये देखो चार्ट्स कैसे बने हुए हैं। तो ये सब चार्ट्स ना पूरा जीएसटी को सिंप्लीफाई करने में बहुत आसान रहता है। जीएसटी बहुत फैला हुआ है, हम सबको पता है, लेकिन जीएसटी को सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्टडी मटेरियल के अंदर ये ना पीछे चार्ट्स बहुत सही दे रखे हैं, रिवीजन चार्ट एक तरीके से। हाँ, ये जो समरी चार्ट होते हैं ना, ये बहुत सही तरीके से दे रखे हैं। मैं लिटरली यही पढ़ के गया था वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, और वही क्वेश्चन नंबर 1 आ गया जीएसटी के अंदर, तो ये वाला ही पॉइंट पढ़ के गया था सिर्फ। तो ये बहुत सही रहता है, हर चैप्टर में ये पीछे समरी दे रखी है, तो इसी से ही कर लिया करो रिवीजन, और साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करो, सिर्फ इसके इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है। बाकी अगर आपने जिस टीचर के साथ क्वेश्चन बैंक लिए, जिस टीचर के हैं आपके पास, तो वो कर, बाकी जीएसटी में वो ज़्यादा नीड होती नहीं है। पुराने क्वेश्चन तो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि हर बार अमेंडमेंट आ ही जाता है। इनकम टैक्स में भी यही होता है कि अमेंडमेंट आ जाता है, पुराने क्वेश्चन आप देख नहीं सकते। आपके पास लेटेस्ट एमटीपी, आरटीपी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपका जैसे मई, अगर आपका सितंबर है तो मई का आप पेपर देख सकते हैं। तो बस यही हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन करो अच्छी तरीके से क्वेश्चन करो, स्टडी मटेरियल अच्छी तरीके से करो, आरटीपी एमटीपी अच्छी तरीके से करो, वो सही रहेगा। फिर जीएसटी आगे मैंने ये लिख दिया, जितना मेरे को समझ आया उतना मैंने हिसाब से लिख दिया, जितना एक्सप्लेन कर सकता मैंने उतना लिखा। ये बेटर कैसे होगा कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन और आंसर रीड करोगे ना, उतना ही अच्छा आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो बेटर होती जाएगी। यहाँ शायद से मैंने कुछ गलत लिखा, इसलिए हाँ ये गलत ही था मेरा, इसलिए मेरे को मार्क्स नहीं मिले। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8A के अंदर, ये भी मैंने ऐसे ही लिखा था, फिर भी मेरे को 1 मार्क्स मिल गए। तो ये भी लर्निंग आपके लिए कि कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना छोड़े, हमेशा हर एक क्वेश्चन करे, जितना भी आता है उतना लिखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 8B भी थोड़ा सा शायद से गलत है, ये वाला इसी का नहीं था, रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन था शायद से। तो बस ये जीएसटी और इनकम टैक्स मैंने आपको दिखा दी, बाकी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स सितंबर 2024 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए कॉमर्स की तरफ से एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट ये है कि आपको इनकम टैक्स का फुल सिलेबस 50 मार्क्स का टेस्ट मिलेगा, और वो टेस्ट आपको अटेम्प्ट करके हमारी वेबसाइट पे सबमिट करना है। ये टेस्ट सबमिट होने के बाद हम उसे इवेल्युएट करेंगे और उसे आप पे रिपोर्ट करेंगे। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने हमारी वेबसाइट पे इनरोल करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है, टेस्ट सबमिट करना है, और हम आपको वो टेस्ट चेक करके पूरा इवैल्यूएशन के साथ, सजेशन के साथ कि क्या आपकी मिस्टेक्स है वो पूरा रिवर्ट करेंगे। ये टेस्ट होने वाला है 18 अगस्त को, संडे 18 अगस्त को 2 बजे से शुरू होगा, रात के 12 बजे तक आप अपनी आंसर शीट अपने हमारी वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। ये टेस्ट सबके लिए फ्री है और सबके लिए ओपन है, कोई भी इसे अटेम्प्ट कर सकता है जो भी सितंबर में अटेम्प्ट देने वाला है। सो आप सब इसे एनरोल कीजिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।